हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा था और आर्मेचर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और एक था आपका क्वेश्चन नंबर 29। तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करेंगे, 28 को करेंगे, ऑलरेडी 29 हो रखा है आपका। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 29 तक हो गया उधर आपका, और 30 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, मे बी ये लेक्चर जो है 2 पार्ट में बने, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप देखें, यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया या फिर कहिए पिच फैक्टर हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, चीज़ों को समझने के बजाय उनका बस फार्मूला एक तरीके से रट लेते हैं भाई। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अगर आप फार्मूला भी रट लीजिएगा फिर भी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर बात करेंगे भाई। ओके, और एक बार आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पिच फैक्टर है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, और ये पूरे सिंक्रोनस मशीन के अंदर ये कहाँ पे एक तरीके से एग्जिस्ट करता है, नहीं पहले लोकेट करेंगे भाई, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो सिंक्रोनस मशीन है ये रोटेटिंग मशीन का पार्ट है एक तरीके से। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 ही चीज होगा, एक स्टेटर होगा और एक आपका रोटर हो जाएगा भाई। और क्योंकि किसी भी मशीन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझना होता है, तो अभी हम लोग अगेन स्टेटर के अंदर आएंगे। और स्टेटर के अंदर हम लोग को पता है कि यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग हम लोग को एक तरीके से लगाना होता है। तो 3 फेज वाइंडिंग जो लगाएंगे भाई, ये 2 तरीके से लगाया जाता है। एक होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ऑलरेडी चैनल पे आपका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप सीधे सीधे ट्रिपल IQ चैनल ओपन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपका भाई वाइंडिंग करके, इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके एक फोल्डर बना होगा या फिर प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल 13 लेक्चर हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपका वाइंडिंग सेक्शन एक तरीके से वीक है तो, नहीं तो फिर आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब चीज़ डिटेल में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है भाई, इसको हम लोग कैसे करते हैं इसके ऊपर पहले बात करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। और एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग समझ जाइएगा तो वहीं से आपका एक वर्ड यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अभी इस वर्ड के ऊपर अगर आप फोकस करें, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको भाई हम लोग KD से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है क्या, सबसे पहले आपने पावर फैक्टर पढ़ा होगा जिसको हम लोग cos phi बोलते हैं, है ना, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो पावर फैक्टर क्या है भाई, यहाँ पे अगेन वर्ड यूज हो रहा है फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब समझिए आप, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। तो cos phi इक्वल टू क्या है, आपको पता है कि टोटल एपरेंट पावर जो आपका जनरेटर जनरेट कर रहा है, या फिर कहिए जो टोटल पावर आपका जनरेटर एक तरीके से जनरेट कर रहा है, उसका आप कितना एक तरीके से एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं। केवीए का मतलब क्या होता है, इसमें आपका एपरेंट पावर भी है, सॉरी रिएक्टिव पावर भी है, और आपका इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, एक्टिव पावर भी है और इसमें आपका रिएक्टिव पावर भी है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग को देखना होता है भाई कि टोटल अपरेंट पावर का आप कितना एक तरीके से एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर केवीए इक्वल टू किलोवाट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर आपका यूनिटी हो जाएगा। तो जब भी फैक्टर वर्ड यूज हो तो आप समझिए कि हम लोग कंपेयर करते हैं बेस
यानी जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग बेस मानते हैं, फिर इसको रेफरेंस मानते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले टर्म को कंपेयर करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग वाइंडिंग समझते हैं भाई, 3 फेज वाइंडिंग कैसे किया जाता है, और इसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दोनों को मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। तो अभी आप इमेजिन कीजिए, और ये पूरा हम लोग स्टेटर में ही रहेंगे, रोटर से हम लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये मान लेते हैं भाई आपका स्टेटर हो गया, और क्योंकि अभी हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 3 फेज है, तो मान लेते हैं आपने बाजार से एक, मान लेते हैं भाई 12,000 टन का, ठीक है, ये 12,000 टन का एक कॉइल है, और क्योंकि भाई इसी कॉइल को आप क्या कर रहे हैं, 3 फेज बना रहे हैं। ओके, तो हर एक फेज के लिए कितना कितना टन आएगा, 4,000 टन, ये हो गया आपका अगेन 4,000 टन, और ये हो गया आपका 4,000 टन। मतलब मेरे पास एक मेन कॉइल था, इसको मैंने 4,000 टन में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं मेरा आर फेज का हो गया कॉइल, ये मान लेते हैं मेरा वाई फेज का हो गया, और ये बी फेज का हो गया। फिर इसी को आप किसी किसी बुक में ए बी सी बी बोलता है, ए फेज हो गया, बी फेज हो गया, और सी फेज हो गया। तो अभी भाई आप देख रहे हैं कि अगर ये 4,000 टन है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड में, इसको कॉइल साइड बोलते हैं, ठीक है। एक कॉइल के अंदर 2 कॉइल साइड होता है भाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इधर अगर ये बी है तो इधर कितना हो जाएगा, बी डैश। इधर सी है तो उधर क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक कॉइल साइड में देखें तो इधर कितने कंडक्टर होंगे बताइए। कंडक्टर कहने का मतलब क्या, इसके अंदर कितने ऐसे ऐसे वायर हैं, तो टोटल 4,000 कंडक्टर होंगे इसमें, है ना, एक कॉइल साइड में, और बाकी 4,000 इधर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 4,000 टन का कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं, इसका डबल हो जाता है, 4,000 इधर और 4,000 इधर, यानी टोटल आपका 8,000 हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि आर फेज के लिए मेरे पास एक तो ये कॉइल साइड है और दूसरा मेरा ये कॉइल साइड है, यानी मेरे को इसके अंदर 2 स्लॉट्स दिखाने पड़ेंगे भाई। एक मान लेते हैं ये स्लॉट्स हैं, और यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग फुल पीच कर रहे हैं, और 2 पोल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फुल पीच वाइंडिंग है। तो ओवरऑल आपको पता है 2 पोल के लिए तो सीधी सी बात है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल अगर एक स्लॉट मैंने यहाँ दिया है तो दूसरा स्लॉट मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें मान लेते मैंने ए डाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश होगा। वाइंडिंग कैसे डालेंगे हम लोग, एक कंडक्टर ऐसे गया इसके अंदर, और पीछे से घूम करके फिर ऐसे, फिर इसमें से हम लोगों ने निकाल लिया, 2 तार मेरा यहाँ पे आ रखा है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि भाई मेरे को बी फेज भी करना है, फिर वाई फेज भी, तो हम लोग को पता है 3 फेज में हम लोग को क्या चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सीधी सी बात है, कंडीशन क्या है कि आपका तीनों फेज में, जैसे ये मैंने ए दिखा दिया, ठीक है, तो बी क्या होना चाहिए, 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होना चाहिए, और जो सी होगा वो कहाँ होना चाहिए, 120 पे। यानी सीधी सी बात है, इनके और इनके बीच में 120 का फेज शिफ्ट चलेगा। तो ओवरऑल देखिए, अगर मैंने ए और ए डैश ऐसे डाला तो बी मेरा देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ये हो गया मेरा बी, तो इधर हो जाएगा जस्ट अपोजिट बी डैश, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए 180 फुल पीच के लिए। फिर सी हो जाएगा, और इधर मेरा सी डैश हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा भाई 2 कॉइल साइड आर फेज का था, तो एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा, ठीक है, ये कॉइल मेरा डल गया। उसी तरीके से बी फेज के लिए देखें तो एक कंडक्टर इसमें चला जाएगा, दूसरा कंडक्टर यहाँ चला जाएगा, और सी के लिए देखें तो एक कंडक्टर इसमें और एक कंडक्टर इसमें, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है मतलब क्या है, जो मेरा एक फेज के लिए जो कॉइल था ना 4,000 टन, इसको हम लोगों ने भाई ये पूरा कॉइल साइड क्या किया हुआ है, एक ही स्लॉट में डाल रखा है, क्लियर हुआ। यानी इसके अंदर कितने कंडक्टर डले हुए हैं, 4,000 कंडक्टर, क्लियर हुआ। इसमें कितने, 4,000 कंडक्टर। तो ओवरऑल देखिए, अगर मैं यहां पे मान लेते भाई, मैं कुछ इस तरीके से एक साइलेंट पोल टाइप रोटर डाल देता हूं, ओके। ये मान लेते हैं आपका साइलेंट पोल टाइप रोटर डाल दिया मैंने, और उसमें मैंने वाइंडिंग दिखा दिया, उसमें वाला डीसी एक्साइटेशन दे रखा है हम लोगों ने प्लस माइनस, ठीक है। तो करंट आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ नॉर्थ बनेगा, इधर मेरा साउथ बनेगा। आयरन में जस्ट अपोजिट होता है भाई। तो अभी मान लेते हैं इस रोटर को मैं प्राइम मूवर से इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो क्योंकि भाई थोड़ा सा हम लोग यहाँ पाउज होता है, डीसी मशीन का थोड़ा सा मैं आपको एनालॉगस देता हूँ। डीसी मशीन में क्या होता है, ये हो गया मेरा फील्ड,
नॉर्थ, और ये मान लेते भाई आपका हो गया साउथ। तो ये नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ फील्ड जा रहा है। तो ओवरऑल कंडक्टर मेरा कुछ इस तरीके से प्लेस होता है ना, अगर सिंपल डायग्राम देखें तो भाई आपको यहाँ पे समझना है कि ये मेरा फील्ड है, मीन्स फ्लक्स है, और इस कंडक्टर को जब हम लोग घुमाएंगे तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इनको अगर मैं फेजर में दिखाऊं तो समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको ट्रांसफार्मर में भी रिवाइज करवाया था और यहाँ पे भी रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर मैंने फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री आपका लैग करता है। ओके, 90 डिग्री आपका हमेशा फ्लक्स से लैग करेगा। कैसे लैग करेगा समझिए। अभी इस पोजीशन को देखिए, ये मान लेते हैं पोजीशन 1 है आपका, क्योंकि कॉइल आपका घूम रहा है ना भाई। अभी एक इंस्टेंट में मैंने कॉइल को पॉज किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल के ऊपर से पास होते चला जा रहा है ना, ये पूरा ऊपर से पास हो जा रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस देखता हूँ भाई, सही है। सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल के ऊपर से निकल जा रहा है, यानी इस कॉइल के अंदर से एक भी फील्ड लाइन नहीं जा रहा है, यानी इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कॉइल से लिंक ही नहीं कर रहा। फ्लक्स लिंकेज को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, n फाई होता है। अभी क्या है भाई आपका 0 है, क्लियर हुआ। और वही अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं इसको 90 डिग्री घुमा देता हूँ, तो सेकेंड इंस्टेंट पे क्या होगा आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ, ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया आपका साउथ। तो अभी आप देखिए, मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, कॉइल मेरा ऐसे खड़ा हो चुका है, ऐसे खड़ा हो गया भाई। तो इस इंस्टेंट में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, इस कॉइल से पूरा अंदर से होकर के जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या है, मेरा मैक्सिमम है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा भाई कि इस सिचुएशन में फ्लक्स लिंकेज 0 है और सेकंड केस में हम लोग का जो फ्लक्स लिंकेज है मैक्सिमम है। तो समझिए होता क्या है, इस इंस्टेंट पे आपको पता है कि थोड़ा सा भी अगर आप इसको रोटेट करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, बहुत ज्यादा कट करेगा। देख रहे हैं ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इस कॉइल के अंदर। यानी अगर मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ईएमएफ को प्लॉट करूं तो भाई इस इंस्टेंट पे, क्योंकि भाई मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो ये ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से, समझ में आया। ये ईएमएफ का मैंने ग्राफ दिखाया है। और वही अगर मैं फ्लक्स लिंकेज को दिखाऊं तो फ्लक्स लिंकेज जो है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है लेकिन फ्लक्स लिंकेज क्या है, 0 है, यानी ऐसे जाएगा आपका, समझ गए। तो ये हो गया मेरा फ्लक्स और ये हो गया मेरा ईएमएफ। तो फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं ईएमएफ मेरा क्या हो रहा है एक तरीके से, और जो फ्लक्स लिंकेज है मेरा, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है। अब डीसी मशीन में क्या था कि मेरा आर्मेचर घूम रहा है, ये कंडक्टर घूमता है, फील्ड मेरा स्टेशनरी रहता है भाई। लेकिन जब आप सिंक्रोनस मशीन में जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। आपका जो फील्ड है, फील्ड को हम लोगों ने रोटर पे रखा हुआ है। आप देख रहे हैं साफ डायग्राम में, फील्ड को हम लोगों ने और रोटर पर रखा हुआ। रोटर क्या होगा, घूमेगा भाई। ओके, रोटर घूमेगा, ऐसा मतलब कि आपका फील्ड भी घूमेगा। तो ओवरऑल अभी आप इमेजिन कीजिए इस फील्ड को मैं घुमा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं भाई कि अभी साउथ के सामने ए रखा हुआ है और नॉर्थ के सामने ए डैश रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अभी हम लोग आर फेज में, ध्यान समझिएगा, ये आर फेज में सिर्फ और सिर्फ एक साइड के कंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। यानी मैं देखना चाहता हूं कि सिर्फ इस ए कॉइल साइड जो है ना, जिसमें 4000 कंडक्टर डले, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, समझ गए। इसका जो दूसरा वाला कॉइल साइड है, इससे हमको भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस पे हम लोग अभी फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक फेज के एक कॉइल साइड पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, साउथ रीजन में तो जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो इसके अंदर मेरा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा पाउज होइए भाई। इस कंडक्टर के अंदर ऐसे ऐसे कितने 4000 कंडक्टर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक सिंगल कंडक्टर के बारे में। ठीक है, सिंगल कंडक्टर के बारे में भाई। तो मान लेते हैं एक सिंगल जो कंडक्टर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये मान लेते हैं भाई आपका ये है EM, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन ओमेगा टी। ये मान लेते हैं आपका एक तरीके से इसके अंदर जो एक कंडक्टर रखा हुआ है उसका ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। वही अगर हम लोग बाकी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसमें भी देखें तो उसमें भी क्या होगा, यही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, प्लस आपका EM साइन ओमेगा टी।
समझ रहे हैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे कंडक्टर क्या है, एक ही स्लॉट्स में एक तरीके से पड़े हुए हैं। समझ में, डॉट 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 कितना 4000 कंडक्टर है इस तरीके से, तो टोटल यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, एक कंडक्टर में इतना, तो 4000 कंडक्टर, तो सीधी सी बात है कितना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ये मेरा क्या हो गया, आर फेज के एक कॉइल साइड में इतना आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और वही अगर हम लोग इस साइड में देखें तो इसमें भी आपका उतना ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें क्रॉस दिखा रहे हैं, डॉट दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी एक कॉइल साइड से कंपेयर करना है। तो ये हो गया मेरा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि एक फेज का जो पूरा कॉइल है वो दो स्लॉट्स में डले होते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के ऊपर। इसको रहने देते हैं, इसका हम लोग को नीड है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के ऊपर आते हैं अब। तो नाम से पता चल रहा है कि वाइंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया आपका स्टेटर, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं भाई, क्योंकि स्पेस फिर हम लोग के पास नहीं बचेगा। और मान लेते हैं भाई इसमें आपका 18 स्लॉट्स का मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसमें क्या था, कंसंट्रेटर, तो सीधी सी बात है 3 फेज थे, तो हर एक फेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2 स्लॉट। तो टोटल कितने स्लॉट थे, 2, 2, 4, 2, 6 स्लॉट्स थे टोटल। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लेते हैं मैं अभी 18 स्लॉट लेकर के चल रहा हूँ। तो 18 स्लॉट अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे, तो हर एक स्लॉट के बीच में 20-20 डिग्री का गैपिंग चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री है ना। 18 स्लॉट डालना है मेरे को, तो आप लिखेंगे ऐसे 18 स्लॉट्स के लिए मेरे पास टोटल कितना है स्पेस, 360 डिग्री है। तो एक स्लॉट्स का कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। यानी हर एक स्लॉट्स के बीच में आपको 20-20 डिग्री का गैपिंग रखना पड़ेगा, तब जा करके आपका यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक यहाँ पे दिखा देते हैं भाई, 16 हो गया ना, 16 2 खत्म हो गया, नहीं 14 15 16 17, और यहाँ से 2 हटा देते हैं, यानी कितना हो, 15 16 17 और 1 18। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्लॉट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब मेरे को इसके अंदर भाई 3 फेज का वाइंडिंग करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 3 फेज के लिए मेरे पास टोटल कितने स्लॉट्स हैं, 18 स्लॉट्स हैं। तो एक फेज के लिए अगर मैं देखूँ कितना हो जाएगा आपका, 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6 स्लॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास मेन कॉइल था 12000 टर्न का, सेम वाइंडिंग कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड में जो किया था वही डिस्ट्रीब्यूटेड में करेंगे। तो ये मेरे पास मेन वाइंडिंग था 12000 टर्न का, इसको मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये हो गया 4000 टर्न का, इसी तरीके से दूसरा हो गया मेरा 4000 टर्न का, और ये हो गया मेरा तीसरा 4000 टर्न का। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका R, ये हो गया Y और ये हो गया B। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या हो रहा है कि एक फेज के वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे टोटल 6 स्लॉट्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो R फेज है आपका, अगर मैं ऐसे ही डालने की कोशिश करूं तो एक स्लॉट में ये बैठ जाएगा, दूसरे स्लॉट में ये बैठ जाएगा, यानी टोटल सिर्फ 2 ही स्लॉट ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मेरे को इसको भाई 6 स्लॉट में एक तरीके से प्लेस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को इसको तोड़ करके 3 कॉइल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से 1 2 और ये 3, और इनको सीरीज में जोड़ देते हैं। इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे घूम के गया, इसमें ऐसे, और ये 2 तार आपका निकल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने 3 कॉइल बना दिया है 4000 टर्न को तोड़ करके, तो सीधी सी बात है, इसका 2 कंडक्टर, इसका 2 कंडक्टर, इसका 2 कंडक्टर, यानी एक स्लॉट ये लेगा, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट, यानी टोटल कितना हुआ, 6 स्लॉट हो गए। समझे? तो इस तरीके से पहले तो आपको वाइंडिंग को ब्रेक करना आना चाहिए कि कैसे हम लोग वाइंडिंग को ब्रेक करते हैं। सीधी सी बात है, 6 स्लॉट आया ना, एक फेज के लिए 6 स्लॉट था,
तो इसका जस्ट आप क्या कीजिए, आधा कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ कॉइल निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉइल हम लोग डिजाइन कर लिए। उसी तरीके से वाई के लिए भी करना है और बी के लिए भी करना है। अब देखिए हम लोग, क्योंकि भाई फुल पिच कॉइल एक तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, तो इनके बीच में कितना होना चाहिए, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री ही काउंट करते हैं मशीन के अंदर। और क्योंकि 2 पोल है तो सीधी सी बात है, ये इत्तेफाक है भाई कि आपका जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है और थीटा मैकेनिकल क्या होता है, 2 पोल के लिए बराबर होता है। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इसको स्लॉट्स के टर्म में कितना हम लोग काउंट करें। तो हम लोग को पता है कि पूरा एक चक्कर घूमेंगे भाई, तो मेरे को कितना डिग्री मिलेगा, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिलेगा। समझ रहे बात को, मैकेनिकल डिग्री भी 360 ही मिला, लेकिन 2 पोल इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर एक चक्कर पूरा लगाएंगे, नहीं 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इसका मतलब क्या, पूरा एक चक्कर लगाएंगे, इसका मतलब क्या, 18 स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री देखूं, तो 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो जाएगा, 18/360। अब मेरे को चाहिए कितना, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए, है ना, स्लॉट्स के टर्म में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/360 और ये हो जाएगा गुना 180। तो ओवरऑल इसको जब आप काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 9 स्लॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 9 स्लॉट्स छोड़ने पे आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कवर हो जाएगा। अब हम लोग को ये भी पता है कि अगर ये ए फेज है तो ये बी फेज होगा और ये मेरा सी फेज होगा, है ना। और इनके बीच में हम लोग को पता है 120 का फेज शिफ्ट चाहिए। तो भाई 120 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री में होता है, तो 180 में इतना स्लॉट, तो 120 में कितना होगा, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से ये रेफरेंस उठा लीजिए, 360 डिग्री में 18 स्लॉट, तो 1 डिग्री में इतना, तो मेरे को 120 पे चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 18/360 गुना हम लोग यहाँ पे 120 कर लेते हैं। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा, यानी 12×36 यानी 6 स्लॉट। 6 स्लॉट अगर आप छोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री मिल जाएगा, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग भाई यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए हम लोग को 9 स्लॉट छोड़ना है और 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए मेरे को यहाँ पे 6 स्लॉट छोड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए भाई एक और डिस्टेंस हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये हम लोग को यहाँ पे नीड है कि एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जाने में, यानी ये जो गैपिंग है, ठीक है, ये कितना है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल डिग्री में। तो इसको अगर मैं यहीं पे कैलकुलेट करूं, देखिए हम लोग को ऑलरेडी रिलेशन पता चल गया ना भाई, 18 स्लॉट्स है, इसी को फ्लिप करके लिए 18 स्लॉट्स में मेरा टोटल कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री मिल रहा है, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो भाई एक स्लॉट्स के बीच का कितना गैपिंग होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री में, 360/18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18×2 यानी 20 डिग्री, यानी एक स्लॉट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस होगा वो 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वाइंडिंग के ऊपर भाई, और वाइंडिंग एक बार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ईएमएफ के ऊपर। तो मान लेते हैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वाइंडिंग करना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के पास आर फेज के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे आर फेज का मैंने यहाँ पे इस तरीके तोड़ा। मान लेते हैं ये आपका ए है, ठीक है, A1 मान लेते हैं, तो ये A1 डैश हो जाएगा, ये A2 है तो ये A2 डैश हो जाएगा, ये A3 है तो ये A3 डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ समझिए, क्योंकि ये 2 पोल का मशीन है, तो भाई आपका ये 3 फेज है ना, R, Y, B। तो कैसे पोल्स कैसे बनते हैं मशीन में, इसको समझिए आप। तो ये जो R फेज है, ये R फेज अपना खुद का क्या करेगा भाई, 2 पोल बनाएगा, समझे। Y फेज भी अपना खुद का क्या करेगा, 2 पोल बनाएगा, और B फेज भी अपना खुद का 2 पोल बनाएगा, और ये सब आपस में मर्ज होकर के फिर ओवरऑल आपको 2 पोल देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनता है ये। तो अभी समझिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई R फेज के चलते कितना पोल बनना है, 2 पोल बनना है, ठीक है। और R फेज के टोटल वाइंडिंग यानी 3 कॉइल बना है, ठीक है। टोटल वाइंडिंग को प्लेस करने के मेरे पास कितना है, यहाँ पे 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि R फेज की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कि 6 स्लॉट्स है मेरे पास R फेज के लिए, और 6 स्लॉट्स मिलकर के ही 6 स्लॉट से क्या करना है, इसको 2 पोल बनाना है। किसको बनाना है, R फेज को बनाना है। इसको फ्लिप करके लिखता हूं कि 2 पोल के लिए मेरे पास यहाँ पे 6 स्लॉट्स का स्पेस है। तो अगर मैं एक पोल देखूं कि एक पोल बनाने में कितना स्लॉट्स ऑक्युपाई होगा, तो सीधी सी बात है 6/2 करेंगे, यानी 3 स्लॉट्स। क्लियर हो गया। एक पोल बनने के लिए मेरे को यहाँ पे
3 स्लॉट्स चाहिए, किसके लिए? आर फेज के लिए। तभी तो ये 3 पोल मिलके एक पोल बनाएगा और बाकी 3 पोल मिलकर के आपका दूसरा साउथ पोल बना लेगा, तो टोटल 6 स्लॉट्स हो गए ना ऑक्यूपाई। तो ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इसको अगर मैं लिखूं एक लाइन में, तो इसको हम लोग लिखते हैं भाई स्लॉट्स पर पोल पर फेज। क्लियर हुआ? स्लॉट्स पर पोल पर फेज, मतलब आर फेज के चलते पर पोल है, मतलब एक पोल बनाने के लिए कितना स्लॉट्स चाहिए। और इसको हम लोगों ने अभी जस्ट दिखाया है, ये है मेरा 3 स्लॉट्स। लेकिन यहाँ पे अब आप भाई थोड़ा सा पॉज होइए और एक चीज समझिए, ये तो हम लोगों ने 18 स्लॉट्स वाले स्टेटर के लिए वाइंडिंग दिखा रहे हैं। अब भाई मेरे पास हो सकता है कोई 12 स्लॉट्स का हो मशीन, कोई 24 स्लॉट का हो, कोई 36 स्लॉट्स का हो, कोई 4 पोल के लिए हो, कोई 6 पोल के लिए हो। समझ रहे बात को? तो हर एक मशीन के लिए, मतलब हर एक स्टेटर के लिए आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो मैंने वर्ड यूज किया है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, इसका हम लोग नाम दे देते हैं भाई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, मान लेते हैं इसको मैं दिखा रहा हूं Q से। ओके, अगर आप अलग अलग बुक फॉलो करेंगे, जैसे वी के मेहता है उसमें आपका एन और बीटा एक तरीके से यूज किया, स्फाकोसन यूज करेंगे तो वहां पे एम और एन यूज किया जाता है। तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बस आपका मतलब समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है एक तरीके से। क्लियर हुआ? अब देखिए भाई, हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट किया है यहाँ पे। एक चीज और समझिए कि 2 स्लॉट्स के बीच में जो गैपिंग आया, अभी जस्ट कैलकुलेट किया 20 डिग्री। समझ गए? तो इसको हम लोग अपने पीएस बिमरा के हिसाब से अगर फॉलो हो जाए, ठीक है, तो ये जो गैपिंग होता है इसको यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट किया भाई। ओके, यानी एक स्टेटर के, मतलब 2 स्टेटर के बीच में जो गैपिंग होता है, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग सिंक्रोनाइज हो जाएंगे लास्ट में। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। तो हम लोग वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से कर रहे हैं भाई, हम लोग को पता है कि अगर A1 यहाँ पे डाला मैंने, तो जो A1 डैश होगा ये कितना होगा? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बाद डालना होगा। 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्योंकि भाई फुल पिच कर रहा है ना, ये गैपिंग 180 चाहिए मेरे को, ठीक है, A1 और A1 डैश के बीच में। तो ओवरऑल मेरे को 180 छोड़ना है, तो क्या 9 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका A1 डैश। उसी तरीके से A2, तो A2 डैश आपका 9 स्लॉट छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा A2 डैश। यहाँ पे आ जाएगा आपका A3 और A3 डैश आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब बोलिए आप क्लॉकवाइज ही क्यों चल रहा है वाइंडिंग कर? आप ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, सेम ही आएगा आपका। ओके, तो ये हो गया मेरा आर फेज के लिए। टोटल 6 स्लॉट्स था, 3 स्लॉट्स ऊपर और 3 स्लॉट्स आपका नीचे। तो ओवरऑल ये मिल करके एक नॉर्थ पोल बनाएगा और ये मिल करके आपका एक साउथ पोल बनाएगा। क्लियर हो गया? इसने 2 पोल, मान लीजिए इसमें क्रॉस है तो इधर डॉट बनेगा तीनों में। अब देखिए इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, बाद में हम लोग दिखाएंगे। इसी तरीके से भाई हम लोग अब आर फेज तो कर लिया, फिर ए फेज तो कर लिया, बी फेज की बात है। बी फेज और ए फेज के बीच 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग होना चाहिए, 6 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग B1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, B1। तो सीधी A1 से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा मेरा B1। तो B1 डैश क्या होगा? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री बात है, यानी फुल पिच कॉइल, यानी 9 स्लॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 डैश। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका B2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B2 डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका B3, तो ये हो जाएगा आपका B3 डैश। अब C की बात करते हैं, तो B से काउंट, C1 के लिए B1 से काउंट करना है, 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा C1 और C1 डैश क्या हुआ? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी 1 2 9 स्लॉट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C1 डैश। उसी तरीके से ये हो जाएगा C2, तो ये हो जाएगा आपका C2 डैश, ये हो जाएगा आपका C3, ये हो जाएगा आपका C3 डैश। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर लिया भाई। अब ध्यान समझिए, ये पूरा पोल मिल करके अपना एक नॉर्थ बना लिया, एक साउथ बना लिया, इस तरीके से। अब एक चीज समझिए, मान लेते हैं क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस मशीन है तो हम मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसमें 3 फेज सप्लाई दे रहा हूं, मान लेते हैं मोटर की तरह ही एक तरीके से एक बार एज्यूम कर लिए समझाने के लिए। तो मोटर यानी जो सप्लाई जा रहा है उसमें 3 फेज, वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा आपका सप्लाई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ
ये मान लेते भाई आपका एक फेज है, ओके। ये मान लेते आपका दूसरा फेज है, और ये मान लेते भाई आपका तीसरा फेज है। तो इस तरीके का आप सप्लाई दे रहे होंगे इसके अंदर। तो अगर हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे लेकर के चले, मान लेते हैं मेरा ए फेज है, ये वाला मान लेते हैं आपका बी फेज है, और ये वाला मान लेते हैं सी फेज है। तो मान लेते भाई मैं इस इंस्टेंट पे देख रहा हूँ, किसी भी एक इंस्टेंट पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए मेरा पॉजिटिव है, ए फेज हमारा पॉजिटिव है, और जब मेरा ए पॉजिटिव है तो उसी रिस्पेक्ट में बी और सी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कि अगर A1 A2 A3 में अगर मैंने क्रॉस दिखा दिया है तो इसमें मेरे को डॉट दिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है तो ओवरऑल जो B1 और B और C जो है भाई उसमें अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है, यानी जहां पे A1 में क्रॉस दिखाया तो B1 में मुझे यहाँ पे डॉट दिखाना पड़ेगा, समझ गए। अपोजिट है ना, नेगेटिव है, तो उसका सीक्वेंस उल्टा कर दे रहा है, और ये समय क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और क्योंकि B1 में दिखाया तो C1 में भी आपको डॉट दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, और इधर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस के चलते क्या किया है, नॉर्थ अगर दिखाया है और डॉट के चलते अगर साउथ दिखा दिया है, तो सीधी सी बात है भाई, ये जो डॉट है ये क्या करेगा, ये अपना साउथ पोल बनाएगा, क्योंकि डॉट डॉट साउथ बनाएगा आपका, ठीक है। ये डॉट है तो ये साउथ बनाएगा अपना, और क्रॉस को अगर हमने नॉर्थ दिखाया तो ये अपना नॉर्थ बना लेगा, और ये अपना नॉर्थ बना लेगा। तो देखिए हर एक फेज के चलते आर बी वाई या फिर कहिए ए बी सी, सबके चलते क्या हो रहा है, ये ए फेज अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल बना, दो पोल बनाया ना। बी की बात करें तो अपना साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल, ये भी अपना दो पोल बना रहा है। सी की बात है, ये भी अपना दो पोल बना रहा है, समझे। तो ओवरऑल कितने भी पोल का मशीन हो भाई, हर एक फेज के चलते वो क्या हो जाए, चार पोल होता है तो चार पोल एक तरीके से बनाता है ये हर एक फेज के चलते, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें यहाँ पे, ये पूरा क्रॉस यहाँ से लेकर के ये पूरा इतना रीजन क्रॉस, यानी ये पूरा क्या करेगा, ये नॉर्थ था, ये भी नॉर्थ है, ये भी, तो ओवरऑल ये क्या होगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा नॉर्थ बन जाएगा आपका। और ये पूरा क्या है, साउथ है, ठीक है। तो ये पूरा साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो दो पोल बन गया ना, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। और उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसमें मैक्सिमम होता है, तो ए में मैक्सिमम है तो ओवरऑल आपका इस तरीके से जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। जिस एक्सिस पे आपका कॉइल होता है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है भाई, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो इधर जाएगा, यानी ये ओवरऑल आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इधर मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे जा रहा है ना, यानी इधर मेरा नॉर्थ बनेगा और इधर मेरा साउथ बनेगा। इस तरीके से सोचना होता है, नहीं तो ऐसे देख क्रॉस है तो क्रॉस क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ऐसे आएगा आपका, है ना। और डॉट है तो ये अपना ऐसे जाएगा, यानी इस तरीके से। तो ओवरऑल आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब हम लोग आते हैं अपने काम के ऊपर। वाइंडिंग जिसका वीक है भाई, आप वो 13 लेक्चर देख लीजिए, आपका एक बेस बन जाएगा। नहीं तो फिर पूरा वाइंडिंग पढ़ना चाहता है तो वाइंडिंग का आपका 450 रुपीज़ है, इसमें करीब आपको 44 लेक्चर मिलेंगे। डीसी मशीन, एसी मशीन, पूरा A to Z आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर। तो वाइंडिंग तो हम लोगों ने कर लिया भाई। अब हम लोग मान लेते हैं मैं यहाँ पे रोटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को तो एट द एंड EMF देखना है ना, समझ गए। ये मान लेते आपका नॉर्थ है और ये मान लेते आपका साउथ है। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, हम लोग यहाँ पे अगेन क्या कर रहे हैं, ए फेज के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर इसी को आर फेज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या किया था, सिर्फ ए फेज पे हम लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे भी ए फेज के ऊपर ही बात करेंगे। और वहां पे जैसे हम लोगों ने ए फेज के सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल साइड पे फोकस किया है, इस साइड में कितना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसके ऊपर बात किया है। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ, जैसे ये आर फेज है ना, समझ रहे बात को, या फिर कहिए ए फेज है, तो ये एक इसका ये कॉइल साइड हो गया और दूसरा कॉइल साइड ये हो गया, तो हम लोग सिर्फ इसी कॉइल साइड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक ही कॉइल साइड के ऊपर हम लोग को यहाँ पे बात करना है। तो देखिए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये पूरा कॉइल साइड मिल करके, जैसे उसमें 4000 कंडक्टर आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सब कॉइल साइड मिलके 4000, टोटल कॉइल साइड कितना मिलेगा आपको, 4000 ही तो मिलेगा भाई मेरे। अगर आप ध्यान से देखें, इधर 4000 कंडक्टर था, इधर 4000 कंडक्टर है, ठीक है टोटल। तो इसी को आपने क्या किया है, डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में, समझ रहे हो। इधर भी आपका
ठीक है, इसके चलते और इसके चलते, यानी A1 A2 A3 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो, 4000 कंडक्टर ही मिलेगा ना आपको, समझ गए। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो था कि एक ही स्लॉट में पूरा डला हुआ था, और यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो 4000 कंडक्टर है ये 3 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ इस इंस्टेंट पे, मान लेते हैं रोटर जो है मैं भाई ऐसे घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ, और इस इंस्टेंट पे मैंने इसको पॉज कर लिया। तो मेरे को बताइए ये जो A1 है, इस A1 के अंदर मेरा मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा, सही बात है। और ये मान लेते हैं आपका EM sin ओमेगा t में लिखता हूं अगर, ओके। तो भाई मुझे बताइए A2 यानी ये जो कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है स्लॉट में, इसमें मैक्सिमम EMF कब आएगा, एक तरीके से मैक्सिमम EMF कब इंड्यूस्ड होगा, जब मेरा रोटर क्या हो जाए, कितना 20 डिग्री एक तरीके से आगे भाग जाए, क्योंकि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा, दोनों बराबर है दो पोल के लिए, ठीक है। तो जब ये 20 डिग्री आगे घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये क्या होगा, नॉर्थ पोल एकदम इस कंडक्टर के सामने पहुंच जाएगा, है ना। यानी अगर मैं इसको मिटा के दिखाऊं तो 20 डिग्री जैसे घूमेगा आपका रोटर, तो ओवरऑल इसके सामने अब क्या हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और A2 है तो A2 इसके सामने साउथ हो जाए, ऐसे समझिए भाई, ठीक है। यानी 20 डिग्री घूमने के बाद इसके अंदर मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, EM sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, या फिर कहिए माइनस, लैग करेगा भाई, 20 डिग्री के बाद आएगा, समझ रहे, 20 डिग्री आपका क्या होगा, लैग होगा। और वही अगर हम लोग A3 की बात करें, यानी इस कंडक्टर के अंदर कितना मैक्सिमम इंड्यूस्ड, कितने देर के बाद मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा, तो हो जाएगा EM sin ओमेगा t माइनस 40 डिग्री, क्योंकि इसको हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। 40 डिग्री के बाद एक तरीके से इसमें मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा। और इसी को अगर मैं फेजर से दिखाऊं, भाई, तो ये मान लेते हैं आपका E1 है, E1 का मतलब क्या है, जो A1 में आपका EMF इंड्यूस्ड है, इसको A1 कर लेते हैं, ये मान लेते हैं भाई आपका A1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, A2 में मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड कब होगा, सेम मैग्नीट्यूड का 20 डिग्री के बाद, ठीक है, यानी 20 डिग्री के बाद। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया से, तो 20 डिग्री के बाद ये मेरा 20 डिग्री हो गया एक तरीके से, समझा, ये रेफरेंस हो, तो 20 डिग्री के बाद इसमें क्या होगा, A2 में मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा। और वही अगर हम लोग A3 की बात करें, तो A3 में मैक्सिमम EMF कब इंड्यूस्ड होगा, अगेन 20 डिग्री के बाद। थोड़ा सा और लेंथ बड़ा कर लेते हैं, ये अगेन 20 डिग्री के बाद, समझे। तो भाई मुझे एक चीज बताइए, A1 A2 A3, क्योंकि भाई ये अपने आप में क्या है, एक कॉइल साइड है ना, ये वाला पूरे का कॉइल साइड है, ये वाला, ठीक है, मतलब ये पूरा समझिए भाई, इसी को हम लोगों ने ओपन करके दिखा रखा है ना, ठीक है। तो A1 A2 A3 समझ गए। इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट देखें, टोटल EMF देखना चाहते हैं कि इसमें टोटल EMF मेरे को कितना देखने को मिलेगा। जैसे कंसंट्रेटेड में क्या था कि एक ही जगह में पूरा आपका प्लेस था, है ना, एक ही जगह पूरा कंडक्टर डला हुआ था, तो सीधी सी बात है किसी में भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा, देख रहे हैं, EM sin ओमेगा t प्लस 0 डिग्री, ये भी 0 पे होगा, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी सब 0 पे, क्योंकि सभी कंडक्टर क्या एक ही जगह पे प्लेस है। इसमें क्या है भाई, कुछ कंडक्टर यहाँ है तो कुछ कंडक्टर आगे 20 डिग्री के बाद है, फिर कुछ कंडक्टर 20 डिग्री के बाद। इसका मतलब जो EMF इंड्यूस्ड होगा इनमें, उनमें फेज शिफ्ट आएगा 20-20 डिग्री का। तो ओवरऑल ये A1 है, A2 है, A3 है, ये मेरा A3 है भाई। तो इनका अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो ये मेरा एक तरीके से रिजल्टेंट बनेगा, ये बना मेरा रिजल्टेंट EMF, ओके। तो ये मेरे को एक तरीके से फाइंड आउट करना है, और कंपेयर कर रहे हैं भाई हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है एक फेज के एक कॉइल साइड के पास, उसी तरीके से इसमें भी एक फेज के एक ही कॉइल साइड में कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ, दोनों तरफ हम लोग बैलेंस करके रखेंगे। तो मेरे को ये रिजल्टेंट चाहिए भाई, ये रिजल्टेंट कितना होगा, इसको हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो भाई अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे ताकि हम लोग को यहाँ पे फिगर ज़्यादा ना बनाना पड़े, टाइम सेव करना भाई। देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं हम लोग। सबसे पहले तो EMF पॉलीगॉन देखिए आप, इसको देखिए आप, ये 2 पोल मशीन के लिए 12 स्लॉट में डिज़ाइन किया है। तो इन्होंने भी यही सेम चीज़ बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये मेरा रोटर है, नॉर्थ है, और ये इसका इधर साउथ है।
तो क्योंकि ये स्लॉट नंबर 1 में जो कंडक्टर रखा उसके सामने अभी एकदम आया हुआ है, इसका मतलब क्या, इसमें मेरा E1 मैक्सिमम EMF इसको रेफरेंस मान लिया इसने। अब सीधी सी बात है, जो स्लॉट नंबर 2 है इसमें कब मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा, जब मेरा गामा, अभी जस्ट बताना, अलग अलग स्टेटर के लिए अलग अलग स्लॉट्स आएंगे, मतलब 2 स्लॉट्स के बीच में जो अभी जैसे 20 डिग्री आए हम लोग के केस में, आप कुछ अलग स्लॉट्स लेंगे भाई, 36 स्लॉट लेंगे, 24 स्लॉट लेंगे, उसमें आपका गामा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला एक तरीके से ड्राइव करने के लिए यहाँ पे ओवरऑल्स को गामा रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सीधी सी बात है, इस वाले स्लॉट्स में जो कंडक्टर है उसमें मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड कब होगा, गामा डिग्री के बाद। इसमें कब होगा, गामा डिग्री के बाद। और सबका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सेम है, तो क्या सब में हम लोग मैक्सिमम EMF की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो सब में क्या होगा, गामा 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 डिग्री एक तरीके से आपका इस तरीके से फेज शिफ्ट चलेगा। ओके, और यही चीज आपका यहाँ पे EMF पॉलीगॉन बना करके दिखाया गया है कि ये मान लेते E1 है, E1 को इसने रेफरेंस लिया क्योंकि मेरा रोटर अभी यहीं पे था। तो जो E2 होगा भाई, ये क्या होगा, गामा डिग्री, यहाँ से स्ट्रेट ले लिए तो ये क्या होगा, एंगल इनके बीच में गामा होगा, या फिर कहिए अल्फा, जो भी रिप्रेजेंट करना आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया जाता है। फिर अगेन E3 क्या होगा, E3 अगेन गामा डिग्री लैग करेगा, फिर E4 ऐसे है ना, फिर E5 ऐसे। सब में क्या है, गामा गामा का एक तरह फेज शिफ्ट चल रहा है, तो ये पूरा EMF पॉलीगॉन बनता है आपका। ओके, तो अभी हम लोग भाई यहाँ पे रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। रिजल्टेंट देखना चाहते हैं मतलब क्या, कि ये रिजल्टेंट क्या होगा, समझ रहे, यही तो मेरा एक फेज के एक कॉइल साइड में जो टोटल EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसका वैल्यू बताएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में आते हैं वापस से। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का पहले हम लोग रिजल्टेंट देखते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टर A डला हुआ है जिसके अंदर 4000 कंडक्टर डले हुए थे, है ना, तो एक कंडक्टर के अंदर EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है वो देखते हैं पहले, ठीक है। और आप इमेजिन कीजिए कि ये जो हम लोगों ने लेंथ दिखाया ना, कहाँ गया हम लोग का, ये जो लेंथ दिखाया भाई, ये जो लेंथ दिखाया, ये मान लेते हैं एक कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, एक कंडक्टर के चलते मान लेते हैं आप। तो ओवरऑल देखिए, हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक कंडक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, सिंगल कंडक्टर के ऊपर बात है, उसमें कितना EMF इंड्यूस्ड है। तो मान लेते हैं यही लेंथ होगा, जो भी EMF इंड्यूस्ड हुआ उसके अंदर ये यही एक लेंथ होगा। इसका लेंथ का मैग्नीट्यूड चाहिए भाई मेरे को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि EMF पॉलीगॉन दिखाया ऐसे ऐसे करके क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, समझ में आया बात को, ये सेंटर है भाई मेरा। तो ओवरऑल हम लोग को ये AB डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए, A से लेके B तक का। AB क्या होगा, और AB जो मिलेगा वही क्या होगा, मेरा एक कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा। इसके अंदर अगर ऐसे ऐसे 4000 कंडक्टर, तो हम लोग 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें तो फेज शिफ्ट आ ही नहीं रहा है आपका, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को, समझ गए। और हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना होगा, ये होगा मेरा गामा। गामा क्या होता है, 2 स्लॉट्स के बीच में जो गैपिंग था। अब ये कैसे होता है समझिए। सर्कल में क्या होता है भाई, सर्कल जब आप पढ़ेंगे, सब मिटा देता हूँ, देखिए सर्कल जब भी आप पढ़ेंगे तो अगर ये सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और हम दोनों को जो है यहाँ पे जाना है, इसको A पॉइंट पे जाना है, मेरे को मान लेते हैं B पॉइंट पे जाना है भाई, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ गया और ये आदमी यहाँ से यहाँ गया। तो भाई अगर आप लीनियर डिस्टेंस की बात करें तो मेरे को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरा डिस्टेंस बहुत ही कम है। लेकिन भाई इस आदमी की बात करें जो बाहर खड़ा है, इसको एक तरीके से लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है दोनों के लिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, फिर एंगुलर डिस्टेंस की बात करें भाई, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूँ तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ मान लेते हैं 60 डिग्री, तो सीधी सी बात है ये आदमी भी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री ही बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल के अंदर आपका डिस्टेंस अलग अलग रेडियस पे अलग अलग होता है, लेकिन भाई एंगल क्या होता है, सेम बनता है। इस चीज को समझिए आप। यहाँ से अगर आदमी यहाँ जा रहा है तो सेम एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो ये भी आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये भी आपका 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिए आप इस EMF पॉलीगॉन को देखिए, अब यहाँ से क्लियर होगा आपका भाई। अगर यहाँ पे मेरा E1 इंड्यूस्ड हुआ है तो मुझे बताइए ये जो E2 होगा, E2 के बीच में कितना गैपिंग होगा, गामा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ, समझ रहे बात को। और
उसी तरीके से E3 की बात करें तो E3 के बीच में भी क्या होगा आपका गामा होगा। तो E1 और E2 के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, गामा आ रहा है। समझ रहे बात को। तो देखिए ये मेरा E1 ऐसे था, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया एकदम, समझिए, मेरे फिंगर को पकड़ के चलिए, ऐसे है तो इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये वाला जो है E2 क्या हो रहा है, ऐसे गामा डिग्री लेकर, तो इसके पैरेलल में को ये रखना है, समझिए, ये इसके पैरेलल जाएगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल मेरे को बनाना है। ओके, तो ये जो होगा इसके एकदम पैरेलल चला जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ओवरऑल इसके बीच में एंगल कितना होगा, अल्फा ही तो होगा। हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए भाई, हम लोग का जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है ये E1 था, देख रहे हैं आप, E1 लिखा हुआ है, ये E2 लिखा हुआ है और ये आपका E3 लिखा हुआ है। हाँ, इनका मेरे को रिजल्टेंट चाहिए, समझ रहे बात को, क्योंकि भाई एक फेज का, आर फेज का जो कॉइल है उसका सिर्फ एक कॉइल साइड की बात कर रहा हूँ। एक कॉइल साइड क्या है, 3 स्लॉट्स में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, A1 A2 A3, समझे। तो इनका हम लोग रिजल्टेंट देख रहे हैं भाई, तो एक के चलते ये EMF आया, एक के चलते अल्फा डिग्री के बाद ये आया, फिर आपका ये आया, तो इनका रिजल्टेंट देखना। तो इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं, और इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। तो ओवरऑल अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गामा हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, अगेन इससे गामा हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सीधी सी बात है, A1 अगर यहाँ से ऐसे मैंने ड्रॉ किया और ये ऐसे गया है, तो सीधी सी बात है ये एंगल भी क्या होगा भाई, आपका गामा ही तो होगा। अभी जस्ट बताया कि सर्कल में अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो अगर अल्फा मिल रहा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा आपका। ओके, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा आपका, गामा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाफ हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को ये हाइट चाहिए, पहले मैं आधा निकालता हूँ, AE निकालता हूँ, AE की बात करूँ, यानी ये वाला मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो अगर मैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल ले लिया तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लगाए, साइन थीटा क्या है मेरा, गामा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/H। तो मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H इंटू साइन गामा बाई 2। तो H क्या है भाई, H मेरा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या लिखूँ, AO लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दूंगा AO, और ये हो जाएगा साइन गामा बाई 2। लेकिन भाई ये तो मेरे को इतना ही लेंथ मिला, समझ रहे बात को, AE मिला, अब मेरे को पूरा चाहिए, AB चाहिए, समझते हैं, डबल कर देंगे, ठीक है। तो AB अगर लेंथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये लेंथ होगा उतना ही आपका ये वाला लेंथ होगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना ये लेंथ होगा वही आपका इतना ही लेंथ होगा। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। इसके अंदर जो एक कंडक्टर रखा हुआ है भाई उसका, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मेरे को इसके अंदर का EMF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या है भाई, तो इसको देखिए, जो टोटल कंडक्टर है यहाँ पे डले हुए, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भूलना नहीं है आपको, भी दिमाग में रखना है कि ये जो लेंथ आया है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कंडक्टर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में देख रहे हैं कि आर फेस का जो कॉइल है उसका सिर्फ एक कॉइल साइड का अगर हम लोग EMF कैलकुलेट करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भाई, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इस तरीके से, है ना। तो इनका मेरे को रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट कैसे निकाले हम लोग, तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये मेरा रिजल्टेंट है ना, ये एक स्लॉट के चलते हैं, दूसरे स्लॉट के चलते हैं, तीसरे स्लॉट के चलते हैं, इनका रिजल्टेंट अगर देखें तो कैसे निकलेगा, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ये गामा है, अगेन ये से लेके ये तक क्या होगा, गामा होगा, और अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, गामा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं टोटल एंगल की बात करूँ, टोटल एंगल की बात करूँ भाई, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा गामा इंटू 3 भाई, गामा गामा गामा, ठीक है, तो 3 गामा लिखेंगे ना। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को कोई जनरल मशीन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है तो वहाँ पे जरूरी थोड़ा है कि अभी जैसे आर फेस के लिए आपका एक कॉइल साइड के लिए 3 स्लॉट बना, तो हो सकता है किसी किसी में 4 स्लॉट बन जाए, किसी में 5 स्लॉट बन जाए, नहीं एक फेज के एक कॉइल साइड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो सकता है आपको 5 स्लॉट का जगह मिल जाए, फिर 4 स्लॉट का मिल जाए, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज होगा भाई, समझ गए। तो ओवरऑल यहाँ पे समझिए, ये टोटल मेरा यहाँ पे जो है
जैसे 3 गामा आ रहा है तो उसको ये जो 3 मैंने आगे लिखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे Q से रिप्लेस कर रहे हैं। और Q जो होता है मेरा, इसको बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल पर फेज। समझे क्या बोला मैंने? सो ठीक है, यानी एक फेज के एक पोल को बनाने के लिए मेरे को कितना स्लॉट्स एक तरीके से मिल रहा है, या फिर कहिए एक फेज के एक कॉइल साइड को प्लेस करने में कितना मेरे को लग रहा है। समझे? इसे समझिए ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। जो हम लोगों ने यहाँ पे वाइंडिंग डिज़ाइन किया है, यहाँ पे समझिए इसका मीनिंग क्या है, क्यू का मीनिंग क्या है। इसको मैं बोल रहा हूँ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, मतलब आर फेज के लिए एक पोल बनाने के लिए मेरे को कितना स्लॉट्स चाहिए। तो एक पोल बनाने के लिए देख रहे हैं 1 2 3 स्लॉट्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इस वाइंडिंग के लिए। इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में? क्या बोलूँगा भाई, यहाँ पे आइए कि आर फेज के यहाँ पे 3 कॉइल, ठीक है, और तीनों कॉइल के एक एक कॉइल साइड को प्लेस करने के लिए मेरे को कितना स्लॉट चाहिए। तो अगेन यहाँ पे 3, ये एक स्लॉट लेगा, ये एक स्लॉट लेगा और ये एक स्लॉट लेगा। समझे? तो एक एक कॉइल साइड को प्लेस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 3 स्लॉट चाहिए। तो क्यू का बहुत सारा मीनिंग होता है, एक तो पोल्स के टर्म में हो गया और एक आपका स्लॉट्स के टर्म में हो गया, फिर एक कॉइल साइड के टर्म में होगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वापस से आते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन पे। तो ओवरऑल Q का वैल्यू यहाँ पे 3 है हम लोग का, क्योंकि आर फेज के चलते एक पोल बनाने के बाद 3 स्लॉट चाहिए। तो Q का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, इसलिए 3 × y किया मैंने, गामा किया है, ठीक है। लेकिन मेरे को जनरल करना है तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, Q × गामा, जहाँ पे गामा क्या है आपका, गामा क्या है 2 स्लॉट्स के बीच में गैपिंग कितना, जैसे हम लोगों ने 20 डिग्री कैलकुलेट किया है, वो है आपका गामा। ठीक है, तो Q क्लियर हो गया, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, और गामा जो होता है आपका हर एक स्लॉट्स के बीच में कितना का गैपिंग जा रहा है इलेक्ट्रिकल डिग्री में। ये सब इलेक्ट्रिकल डिग्री, मशीन पूरा इलेक्ट्रिकल डिग्री में चलता है, मैकेनिकल डिग्री से हम लोग कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी देखिए ये टोटल मेरा क्या है, Q गामा है एंगल, समझ रहे बात को, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे 3 × गामा। तो भाई ये मेरा रिजल्टेंट था, अगर मैं इसको बीच से बाइसेक्ट कर दूं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये भी आधा आधा बाइसेक्ट हो जाएगा। ये कितना बचेगा तो बताइए, ये हो जाएगा Q गामा बाई 2, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, ये एंगल आधा, ये एंगल आधा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो एंगल होगा इधर वाले ट्रायंगल में रहता है, ये हो जाएगा Q गामा बाई 2। तो अभी भाई हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, रेड वाले ट्रायंगल में चलते हैं। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, AF का वैल्यू चाहिए, यानी ये वाला चाहिए मेरे को, समझ गए। ये वाला मैं किसी तरीके से निकाल लूँ तो इसका मैं डबल कर दूंगा तो मेरे को ये पूरा लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन इसको अगर आपने एंगल मान लिया तो ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अगेन साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या है यहाँ पे Q गामा बाई 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P बाई H होता है, परपेंडिकुलर मेरे को चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा H × साइन Q गामा बाई 2। तो H की जगह मैं क्या लिखूँ, H मेरा ये है भाई, H की जगह मैं AO लिख दूँ, AO, है ना, इनटू साइन Q गामा बाय 2, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये वाला लेंथ। अब भाई मेरे को पूरा चाहिए, मतलब क्या मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ओवरऑल लिखता है यहाँ पे, ओवरऑल लिखता हूँ कि जो मेरे को रिजल्टेंट चाहिए ये पूरा कितना एंगल AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × ये वाला वैल्यू AO साइन Q गामा अपॉन 2। तो ये जो रिजल्टेंट मिला मेरे को, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के चलते मिला, और ये वाला जो रिजल्टेंट मिला मेरे को, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के चलते मिला, समझे। अब देखिए ध्यान समझिए, ये मैंने बोला भाई कि ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के चलते, एक कंडक्टर के चलते मैंने बोला कि एक कंडक्टर के चलते मान लेते इतना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड में ये इन सब का जो मैंने फेजर लिया ये सारे कंडक्टर के चलते मिल रहा है क्या, नहीं भाई। आप इसको बताना, बैलेंस करना है आपको, कंपेयर में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अगर आप इधर एक कंडक्टर लेकर के चल रहे हैं तो इधर भी आप एक ही कंडक्टर लेकर चलिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड में मान लेते हैं कि जो 3 स्लॉट था आपका यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे A1 था, A2 था और ये A3 था। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि इसके अंदर भी हम लोग एक ही कंडक्टर मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर भी एक कंडक्टर है, इसके अंदर भी एक कंडक्टर है और इसके अंदर भी
एक कंडक्टर है, लेकिन वो जो कंडक्टर है भाई वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो ईएमएफ मिल रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा है, समझ गए। तो ओवरऑल ये तो ये ईएमएफ मैंने जो किया ये मेरा रिजल्टेंट देखने को मिला। अब हम लोग आते हैं वापस अपने बुक के ऊपर, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे किया गया है। और अभी जस्ट बताया मैंने आपको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या था, क्योंकि कोई एंगल है ही नहीं, सारा का सारा जो कंडक्टर है 4000 का 4000 वो क्या है भाई, एक ही जगह प्लेस है ना। तो सब में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्या होगा, EM sin ओमेगा टी प्लस EM sin ओमेगा टी, EM प्लस EM sin ओमेगा टी, यानी सब क्या है, फेजर जो होगा आपका सबका ईएमएफ क्या होगा, सेम एंगल पे होगा। तो जब फेजर सारे सेम एंगल पे होते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाता है, इसको बोले अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक एडिशन हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो आपको टोटल ईएमएफ मिलेगा क्या हो जाएगा आपका, जो आया वैल्यू 2 इंटू OA साइन गामा बाय 2, यही तो आया आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में। देखिए यहाँ पे भाई मेरे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में ये लेंथ, ये वाला लेंथ, इसको मैं बता देता हूँ, ये जो लेंथ आपने निकाला ये क्या है, यही तो है AO साइन गामा बाय 2, देख रहे हैं, गामा बाय 2 इंटू 2, देखिए यहाँ पे वही चीज क्या हुआ है, 2 इंटू AO साइन गामा बाय 2, और यहाँ पे Q से मल्टीप्लाई किया गया है। Q क्या है यहाँ पे, Q है आपका EMF पर कॉइल, समझे, मतलब जितना कॉइल के अंदर जो होगा भाई, तो अगर आप यहाँ पे Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम कॉइल जो होगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग वही आते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई अब किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो EMF इंड्यूस्ड होगा, देखिए ये था आपका वही निकाला ना यहाँ से, ठीक है, ट्राइंगल AOF में चला है उस तरीके से निकाला है, OA साइन AF का वैल्यू निकाला है यहाँ पे AF, देख रहे हैं AF, ये AF निकाला है AF, ये ठीक है AF कितना आया था हम लोग का, AO साइन Q गामा बाय 2, Q गामा बाय 2, और टोटल चाहिए मेरे को AD, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज आपका यहाँ पे किया हुआ है, देखिए AF का वैल्यू आ गया OA साइन Q गामा बाय 2, और उसका AD टोटल डिस्टेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हम लोग आते हैं अपने फाइनल फार्मूला के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का भाई जो मीनिंग है, ये यहाँ से कहाँ से आ गया भाई, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको क्या बोलता है कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो आपका जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसका कितना एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। तो रेफरेंस यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग लेते हैं, यानी यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड EMF है वो रखेंगे, और ऊपर में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के चलते जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो रखेंगे। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल नीचे में क्योंकि भाई कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में देख रहे हैं सारे कंडक्टर में क्या होगा, फेज शिफ्ट आ ही नहीं रहा है, सब जीरो एंगल पे, इसका मतलब क्या, नीचे में अर्थमेटिक सम होता है, अरिथमेटिक सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, और ऊपर में क्योंकि सब गामा 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 यानी 20-20 डिग्री के बाद एक तरीके से उसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें ऊपर में फेजर सम होता है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, फेजर सम ऑफ कॉइल, मींस फेजर सम कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के अंदर होता है, और अर्थमेटिक सम किस में होता है, आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में होता है। तो दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका फेजर सम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2OA साइन Q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू क्यू ओ ए साइन गामा बाई 2। यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई किया गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपने यहाँ पे 3 EMF मल्टीप्लाई किए, 1 2 3, समझ रहे बात, और तीनों के चलते क्या, और 1 2 3, तीनों के चलते जो आ रहा है उसके चलते क्यू मल्टीप्लाई किया है ना। यहाँ पे भाई टोटल एंगल क्यू गामा आया कि नहीं आया, क्यू जहाँ पे क्या है 3 है, समझे। तो इधर उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो क्यू उधर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी उधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ एक कंडक्टर चलते नहीं देखेंगे, क्यू कंडक्टर के चलते देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्लॉट में कितना है, 3 कंडक्टर ले रहे हैं, 1 2 3, तो उधर भी हम लोग 3 कंडक्टर लेकर के चलेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल देखिए आपका यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, OA कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, साइन क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू साइन, यहाँ पे क्यू बच गया ना, क्यू साइन गामा बाई 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
क्लियर हो गया। और इसका अगर आप रेशियो देखें तो भाई क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा क्या है, अर्थमेटिक सम है, तो अर्थमेटिक सम हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फेजर सम। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर मेरा हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जो आपका न्यूमिनेटर है उसके। इसका मतलब क्या, केडी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, समझे। तो अभी हम लोग इसके लिए थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि आपके बुक में डाला गया है। और एक चीज समझिए भाई, इसका अपना एडवांटेज होता है, हार्मोनिक्स ये सब जो आता है ना ईएमएफ के अंदर, उसको एक तरीके से कैंसिल आउट करने के लिए इसका हम लोग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का बहुत सारा एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज बताऊँ, देखिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। देखिए पहला एडवांटेज देख लीजिए भाई, जैसे कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या होता है ना कि आप पूरे स्टेटर के स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ए हो गया, ए डैश हो गया, बी हो गया, बी डैश हो गया, सी हो गया, सी डैश हो गया। तो भाई ओवरऑल ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस क्या है आपका, एम्प्टी रह गया है, खाली रह गया है, ओके। और क्योंकि अभी जस्ट बताया कि 4000 जो टर्न का कॉइल था, 4000 कंडक्टर यहाँ पे डाल दिया, 4000 कंडक्टर यहाँ पे डाल दिया आपने, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि भाई आपको यहाँ पे स्लॉट्स बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कंडक्टर डालना। सबसे पहले तो डीप स्लॉट डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादा कंडक्टर को डाल दिया भाई, तो ये वाला जो हिस्सा होगा, इतना रीजन वाला जो हिस्सा होगा बहुत भारी हो जाएगा। ये वाला हिस्सा भारी हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भारी हो जाएगा, ये हिस्सा भारी हो जाएगा, ये हिस्सा भारी हो जाएगा। तो जब आप इसको घुमाइएगा, या फिर ऐसे समझिए, तो घूमेगा ना, ये स्टेशनरी रहेगा भाई, ओके। जैसे मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग रोटेटिंग आर्मेचर रखते हैं भाई, तो जब उसको अगर आप घुमाएंगे, तो क्योंकि भाई वेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है वो एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा हाई स्पीड पे घुमा नहीं सकते, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगाएगा, मास के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑलरेडी ये सब पे हम लोगों ने बात किया। और देखिए अगर आप कूलिंग की बात करें, क्योंकि भाई जो जनरेटर होता है ना उसका रेटिंग हम लोग काफ़ी हाई रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कूलिंग की बात करें तो भाई पॉसिबल नहीं है ना, 4000 कंडक्टर्स में डला हो, कैसे कूल कीजिएगा, वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, कूलिंग करना हम लोग के लिए ईजी हो जाता है, ओके। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो है, उसके अंदर जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई, और ये सब सीखने के लिए भाई आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ओके। कितना मैं आपको एमसीक्यूज़ में ये सब समझाऊँ, और बहुत सारे चीज़ जो है ना जनरेटर के अंदर बहुत बड़ा बड़ा सेशन चलेगा भाई, ठीक है। डिटेल में समझना पड़ेगा चीज़ों को, तो उनको मैं बस यही कहूँगा कि ये आपके पेड क्लासेस में बताया हुआ है, ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना, ज़्यादा खींचने पे क्या होता है, स्टूडेंट गायब हो जाता है, बीच से वो पढ़ना बंद कर देते हैं। क्योंकि भाई आज का जो मेंटालिटी है ना लोगों का, एजुकेशन का मतलब है सिर्फ जॉब लेना, है ना। वैकेंसीज आता है, फॉर्म डालना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कॉल करेंगे सर कोई ऐसा कोर्स बताइए जिससे मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होता यार, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जो आपका रिक्वायरमेंट है सिलेबस का, उस हिसाब से पहले फुलफिल कीजिए, चीज़ों को समझिए, एजुकेशन का मतलब समझिए, आप शॉर्टकट अपनाइएगा, कल के डेट में सिलेक्शन हो जाएगा, फील्ड में आपको काम करना होगा, कोई नॉलेज नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, वापस से आपको फिर वहाँ पे रिटर्न होना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज़ फिर से सीखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक 3 फेज अल्टरनेटर है, ठीक है। आगे बोलता है 3 स्लॉट्स पर पोल, यानी एक पोल बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, एक पोल बनाने के लिए मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, 1, 2 और ये 3। तो ओवरऑल ये तीनों मिलकर के एक पोल बनाएगा। एक पोल बनाएगा मतलब क्या, एक फेज के चलते नहीं एक पोल बनेगा, ये तीनों फेज के चलते एक पोल बनेगा, समझ गए। यहाँ पे लिखता है 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तब हम लोग को पता चलता है कि भाई एक फेज के चलते एक पोल बनाने के लिए 3 स्लॉट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 स्लॉट्स पर पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल अगर बन रहा है तो इसमें तीनों फेज का योगदान है, यानी तीनों फेज का योगदान है। इसका मतलब क्या, एक एक स्लॉट्स हर एक के लिए हिस्से में पड़ेगा। ये आर के लिए हो गया, वाई के लिए हो गया और ये बी के लिए हो गया। समझे क्या बोल रहा हूं? सो लैंग्वेज पकड़िए भाई आप। तो ओवरऑल जैसे अभी जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया ना, इसमें क्या दिखाया है, इसमें दिखाया भाई कि अगर यहां पे देखें, इसी लाइन को पकड़े कि एक पोल बनाने के लिए, ठीक है, एक पोल बनाने के लिए कितना स्लॉट जा रहा है, तो 3 स्लॉट ये
ठीक है, 3 स्लॉट के चलते ये अपना नॉर्थ पोल बनाया, बाकी 3 स्लॉट के चलते ये भी अपना नॉर्थ पोल बनाया और ये 3 स्लॉट बनाया। तो टोटल नॉर्थ पोल बनने के लिए इसमें कितना स्लॉट्स एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है बोलिए? 3 3 6 3 9, यानी 9 स्लॉट्स मिल करके आपका यहाँ पे क्या है, एक पोल बना रहा है। तो अगर ऐसा लिखा रहता तो उस हिसाब से कैसे करते कि 9 स्लॉट्स एक पोल बना रहा है, ठीक है। तो या फिर कहिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 स्लॉट्स मतलब क्या, 3 फेज, ठीक है। इसको फेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तीनों फेज से मिल करके एक पोल बना रहा है। एक पोल बनाने कितना, 9 स्लॉट्स एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा था। एक फेज के हिस्से में कितना आता है भाई, एक फेज के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड, यानी 3 स्लॉट्स। वहाँ पे आप देख ही रहे कि 3 स्लॉट्स मिलकर क्या हो रहा है, आर फेज ये अपना नॉर्थ पोल बना रहा है, ठीक है। वाई भी बना रहा है अपना 3 स्लॉट्स में और बी भी बना रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पोल जो बन रहा है इसके लिए 3 स्लॉट यूज है, मीन्स आर वाई बी के लिए एक स्लॉट्स हिस्से में आ रहा है। ये अपना एक स्लॉट से नॉर्थ पोल, ये भी अपना एक नॉर्थ पोल, ये भी, ये सब मिलकर के ओवरऑल मेन नॉर्थ पोल बना रहा है। तो बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द वाइंडिंग। तो भाई सबसे पहले हम लोग को पता है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के फॉर्मूले में क्या क्या है एक तरीके से, ये है आपका साइन Q गामा बाई 2 डिवाइडेड बाय Q साइन गामा बाई 2, यही है आपका, जिसमें 2 ही टर्म समझना है। एक है Q मैंने बोला कि स्लॉट्स पर पोल पर फेज, मतलब आर फेज के लिए, आर फेज के चलते एक पोल बनाने के लिए कितना स्लॉट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आर फेज के चलते, एक फेज के चलते एक पोल बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लॉट्स का स्पेस है, सिर्फ एक ही स्लॉट्स आ रहा है इसके हिस्से में। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई मेरे साउथ भी तो बनाना है, तो बाकी जो 3 स्लॉट्स होंगे उसमें क्या होगा आपका, उससे साउथ बनेगा, और उसमें भी क्या होगा, एक फेज जो होगा आपका, मतलब एक स्लॉट जो होगा आर वाई बी के हिस्से में आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ओवरऑल यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है मेरा, 1 है। स्लॉट्स पर पोल पर फेज मेरा यहाँ पे 1 है। अब हम लोग गामा की बात करते हैं। तो गामा क्या होता है भाई, 2 स्लॉट्स के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ये मेरे को एक तरीके से निकालना है, इसको गामा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, ये ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग को ये पता है कि जो नॉर्थ पोल बनेगा, तो जो अल्टरनेट पोल बनेगा भाई साउथ पोल, जैसे यहाँ पे देखिए आप 2 अल्टरनेट पोल के बीच में, ठीक है, ये पूरा पूरा आपका नॉर्थ पोल बन गया और ये पूरा पूरा साउथ पोल बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, उसको मोटा करते हैं भाई। ये नॉर्थ बना और ये साउथ बना, इस वाले एरिया के चलते आपका साउथ और इस वाले एरिया के चलते हैं नॉर्थ। तो आप देख रहे हैं 9 स्लॉट्स के चलते नॉर्थ पोल बन रहा है और रिमेनिंग 9 स्लॉट्स के चलते मेरा साउथ पोल बन रहा है। टोटल मेरा कितना है भाई, मेरा एक तरीके से 18 स्लॉट्स था। तो आप समझिए होता क्या है कि नॉर्थ पोल जो बन रहा है ना, ये पूरा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री में फैला हुआ रहता है भाई। सीधी सी बात है, 9 स्लॉट्स के चलते बन रहा है ना, तो 9 स्लॉट्स को अगर डिग्री में काउंट करें कितना मिलेगा, 180 स्लॉट्स, क्योंकि पूरा पूरा एक चक्कर लगाए 360 डिग्री है। तो आधा अगर देखेंगे तो ये पूरा पूरा एरिया जो होगा आपका, ये जो मैंने दिखाया पर्पल कलर से, क्या है आपका, ये है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। और बाकी जो होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, ये रिमेनिंग 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। यानी एक पोल जो बनता है वो पूरा कितना डिस्टेंस कवर करता है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, समझे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि एक पोल बनने के लिए मेरे पास टोटल कितना है, ये मेरे को पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। तो मैं स्लॉट्स में लिख सकता हूँ कि 3 स्लॉट्स, 1 2 3 3 ही स्लॉट्स आ रहा है ना, 3 स्लॉट्स का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितना है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। हाँ, तो अगर मैं एक स्लॉट्स की बात करूँ, क्योंकि एक ही स्लॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड 3 यानी कितना 60 डिग्री आ जाएगा। तो ओवरऑल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन Q का वैल्यू भी जस्ट निकाला हम लोग का 1 आया है, 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका Q का वैल्यू 1 इंटू साइन, और ये 60 डिवाइडेड 30 डिग्री हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका 30 ही आएगा। तो ओवरऑल कट गया, यानी कितना हो जाएगा 1 के बराबर आएगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ, KD का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नीचे में मेरा जो अर्थमेटिक सम था और ऊपर में जो फेजर सम था, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब आप
भाई डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को भी क्या कर रहा है, एक तरीके से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में दिखा रहा है। और ये दिख भी रहा है आपको कि जो आर फेज है, आर फेज का जो भाई एक ही स्लॉट्स दिया हुआ है ना एक पोल बनाने के लिए, इसका मतलब क्या, इसका जो एक कॉइल साइड है वो पूरा पूरा एक ही स्लॉट में डला हुआ है और दूसरा जो कॉइल साइड होगा आपके दूसरे स्लॉट में डला हुआ। तो सीधी सी बात है, स्टेटर में आपको क्या 3 ऊपर स्लॉट्स और 3 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 6 ही स्लॉट्स हैं एक तरीके से। और 6 स्लॉट्स है कहने मतलब क्या, एक फेज के लिए 2-2 स्लॉट्स आपका अलॉटेड है, समझ गए। तो ये ओवरऑल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग था ही नहीं, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग था। तो दोनों केस में आपका क्या होगा, अर्थमेटिक सम होगा, जिसके चलते मेरा यहाँ पे केडी का वैल्यू 1 आया। और वही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हमेशा क्या होता, लेस देन यूनिटी होता। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के सोचना है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग बात करेंगे, भाई केसी के बारे में। केसी मतलब क्या होता है, पिच फैक्टर बोलते हैं इसको, ओके। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भाई हम लोग बात करेंगे, जैसा भी फुल पिच वाइंडिंग किया ना, एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग जब यूज़ करेंगे वहाँ पे आपका टर्म यूज़ होता है केसी। तो आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।